कभी सोचा है कि कोई अच्छी हॉरर कहानी असल में इतनी डरावनी क्यों लगती है? देखिए, ये हमेशा कोई भूत या मॉन्स्टर की वजह से नहीं होता, बल्कि उस तरीके से होता है जिससे कहानी धीरे-धीरे हमारे अंदर एक खौफ पैदा करती है। तो चलिए, आज हम 3.33 AM नाम की एक छोटी लेकिन बेहद पावरफुल हॉरर कहानी को परत दर परत खोलकर देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर राइटर ने डर का एक परफेक्ट माहौल बनाने के लिए कौन-कौन सी तरकीबें इस्तेमाल की हैं। कहानी की शुरुआत होती है इसी एक सीधे से लेकिन मन में खलबली मचा देने वाले सवाल से। सोचिए, राइटर ने कितनी रोजमर्रा की सिचुएशन ली है, देर रात की कैब, और उसमें शक का एक छोटा सा बीज बो दिया है। यही वो हुक है जो हमें फौरन कहानी में खींच लेता है और एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज पर सवाल उठाने को मजबूर कर देता है। पता है, सबसे अच्छी हॉरर कहानियों की खास बात क्या होती है? वो हमेशा एक बिल्कुल नॉर्मल माहौल से शुरू होती हैं। हमें एक ऐसी सिचुएशन में डाला जाता है जिसे हम सब जानते हैं, काम के बाद थके हारे घर की एक राइड। राइटर जानबूझकर पहले हमें एक सेफ्टी और नॉर्मल होने का एहसास देता है, क्योंकि असल डर तो इसी नॉर्मल दुनिया के टूटने से पैदा होता है। कहानी की जो हीरोइन है, निशा, वो बस एक ही चीज चाहती है, घर पहुंचना। ये एक ऐसी इच्छा है जिससे हम सब आसानी से जुड़ सकते हैं और बस इसी वजह से हम फौरन उसके साथ हो लेते हैं। ये हमें एक झूठी सुरक्षा का एहसास देता है और हमें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि ये मामूली सी राइड एक बुरे सपने में बदलने वाली है। तो यहाँ हमें कहानी के दो मेन किरदारों से मिलाया जाता है। एक है थकी हुई निशा और दूसरा है उसका ड्राइवर महेश पाटिल। और यहीं पर राइटर पहला बहुत ही छोटा सा इशारा छोड़ता है कि कुछ गड़बड़ है। मतलब लगातार 3 रात एक ही ड्राइवर का मिलना, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या किसी अनजाने पैटर्न की ये बस शुरुआत है? और अब धीरे धीरे उस नॉर्मल सी लगने वाली दुनिया में दरारें पड़ना शुरू होती हैं। कहानी अब उस फेज में एंटर कर रही है जहां राइटर एक एक करके बेचैन करने वाली छोटी छोटी चीजें कहानी में डालता है, जो मिलकर एक बढ़ते हुए खौफ को जन्म देती हैं। जरा ध्यान दीजिए कि कैसे धीरे धीरे डर को बढ़ाया जा रहा है। पहले तो एक गलत रास्ता, चलो ठीक है, हो सकता है ड्राइवर कोई शॉर्टकट ले रहा हो। फिर रेडियो पर एक पुरानी तारीख, ये थोड़ा अजीब है। फिर एक ही साइन बोर्ड का बार बार दिखना जो कि लॉजिक के बिल्कुल खिलाफ है। और आखिर में टेक्नोलॉजी का पूरी तरह से धोखा दे जाना। इनमें से हर एक चीज को शायद अकेले नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन जब ये सब एक साथ होती हैं तो एक ऐसा माहौल बनता है जहां निशा को लगता है कि उसका कंट्रोल छिन रहा है। ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ना, जैसे पुराना रेडियो और वो बार बार आता हुआ साइन बोर्ड, ये क्लासिक फोरशैडोइंग के उदाहरण है। मतलब कहानी लिखने की भाषा में राइटर हमें और निशा को छोटे छोटे सुराग दे रहा है कि इस दुनिया के नियम अब बदल चुके हैं। ये वो इशारे हैं जो उस भयानक सच की तरफ ले जा रहे हैं जो अभी सामने आना बाकी है। और अब आता है कहानी का वो पल जहां से कहानी एक तेज मोड़ लेती है। ये वो पॉइंट है जहां मन में उठता शक अब सीधे सीधे खौफ में बदल जाता है, जब एक भयानक सच सामने आता है। बस ये एक लाइन, उसकी दोस्त का फोन पर कहा गया ये एक वाक्य, निशा की पूरी हकीकत को तोड़कर रख देता है। सोचिए जरा, अगर वो गेट से कभी निकली ही नहीं तो फिर वो इस कैब में किसके साथ है और कहां जा रही है? और ये स्लाइड उस भयानक सच को हमारे सामने रखती है। जैसे ही निशा ऐप चेक करती है, सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाता है। महेश पाटिल की आखिरी ट्रिप ठीक 1 साल पहले इसी तारीख को थी। वो भयानक एहसास ये है कि निशा एक मामूली कैब राइड पर नहीं है, बल्कि वो एक भूतिया घटना को एक रूह के साथ फिर से जी रही है जो अपने दुखद अंत को बार बार दोहरा रही है। देखिए, हर एक खुलासे के साथ निशा के चारों तरफ दीवारें और भी कसती जा रही हैं। फोन का बंद हो जाना, ड्राइवर की मौत की खबर का याद आना, मतलब बाहर निकलने के सारे रास्ते एक एक करके बंद हो रहे हैं। वो एक ऐसे बुरे सपने में फंस चुकी है जिसकी हकीकत अब उसे माननी ही पड़ेगी। तो अब हम कहानी के बिल्कुल क्लाइमैक्स पर पहुंच चुके हैं। यहां तनाव अपने चरम पर है और इस भूतिया मुठभेड़ के डरावने नियम अब बिल्कुल साफ हो जाते हैं। एक पुलिस चेकपोस्ट का दिखना और फिर अचानक हवा में गायब हो जाना, ये इस बात का पक्का सबूत है कि वो अब असल दुनिया में है ही नहीं। उन्होंने हकीकत की दुनिया पार कर ली है और अब एक ऐसे भूतिया दायरे में कैद हैं जहां फिजिक्स के नियम लागू नहीं होते। और फिर आता है खौफ का सबसे बड़ा पल, जब वक्त खुद ही जम जाता है। जरा सोचिए, डैशबोर्ड की घड़ी 3:33 पर अटक गई है। वो सिर्फ जगह में नहीं बल्कि वक्त में भी कैद हो गए हैं और उसी एक मनहूस लम्हे को हमेशा के लिए जीने के लिए मजबूर हैं।
हॉरर कहानियों में ना ये एक बहुत ही फेमस आइडिया है जिसे घोस्टली लूप कहते हैं। महेश अपनी जिंदगी के आखिरी पलों को बार बार जीने के लिए मजबूर है। लेकिन अब भयानक सवाल ये है, क्या निशा सिर्फ एक पैसेंजर है या वो भी इस लूप में हमेशा के लिए फंस चुकी है? और यहाँ पर हम भूत की नज़र से उस रात की त्रासदी को सुनते हैं। महेश कोई शैतान नहीं था, वो भी निशा की तरह बस अपनी ड्यूटी के बाद घर जा रहा था। एक एक्सीडेंट ने उसकी जिंदगी छीन ली और अब उसकी रूह अपनी उसी आखिरी अधूरी ख्वाहिश से बंधी हुई है। अब हम अंत के काफी करीब हैं, पर रुकिए, राइटर के पास एक आखिरी बेरहम चाल बाकी है। वो हमें राहत की एक झूठी सांस लेने देगा, सिर्फ इसलिए ताकि वो उस सुकून को अगले ही पल और भी ज्यादा बेरहमी से छीन सके। राइटर यहाँ हमें बाहर निकलने का एक रास्ता देता है, एक लॉजिकल वजह। जैसा कि इस स्लाइड पर देख सकते हैं, हर डरावनी चीज का एक असली दुनिया में जवाब मिलता दिख रहा है। बैटरी का होना, कैब का कैंसिल होना, सब इसी तरफ इशारा कर रहा है कि अरे ये तो सिर्फ एक बुरा सपना था। राइटर हमें यकीन दिलाता है कि सब ठीक है, लेकिन बस एक पल के लिए। ये एक लाइन फिर से उस सस्पेंस को लौटा लाती है और इस सब कुछ एक सपना था वाली थ्योरी पर एक भयानक सवाल खड़ा कर देती है। और ये रहा वो आखिरी अटल और रोंगटे खड़े कर देने वाला सबूत। उसकी गैलरी में सुबह 3:33 बजे की एक तस्वीर, उसी कैब के अंदर से। इसका मतलब ये कोई सपना नहीं था, ये सब सच में हुआ था। असली डर अब वो भूत नहीं है, बल्कि ये एहसास है कि निशा के बुरे सपने और उसकी हकीकत के बीच की लकीर हमेशा के लिए मिट चुकी है और वो इस याद से शायद कभी नहीं भाग पाएगी। और इस तरह कहानी हमें इस बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर कोई बुरा सपना अपने पीछे सबूत छोड़ जाए तो क्या वो कभी सच में खत्म होता है? ये हमें उस नाजुक सी लकीर के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो हम सपनों और हकीकत के बीच खींचते हैं। और शायद सबसे डरावनी बात यही जानना है कि वो लकीर कितनी आसानी से मिट सकती है।